पोस्टमास्टर। कलकत्ता शहर से एक आदमी को एक गांव के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर बनाकर भेज दिया जाता है। वहां उसके कोशिश करने के बावजूद उसका मन नहीं लगता। गांव की एक किशोर युवती उसका ध्यान रखती है। आगे क्या होता है ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। ये कहानी को लेकर रिसर्च करते समय मुझे पता चला कि इस कहानी को भी सत्यजीत राय ने अपनी एक एंथोलॉजी में अडेप्ट किया था। यह जानकर कहानी में मेरी उत्सुकता और उत्साह दोनों ही बढ़ गए। सत्यजीत राय ने 1961 में यानी लगभग 60 साल पहले बांग्ला में तीन कन्या के नाम से एक एंथोलॉजी बनाई थी। एंथोलॉजी यानी संकलन, जिसमें से एक कहानी यह भी थी। इस कहानी का शीर्षक फिल्म में भी पोस्टमास्टर ही था। जब इस कहानी के पात्रों को हम पर्दे पर देखते हैं तो पता चलता है कैसे एक मास्टर क्रिएटर की रचना को दूसरा मास्टर क्रिएटर चार चांद लगा सकता है। हालांकि इस फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज में सिर्फ दो ही कहानियां थी। द एकेडमी फिल्म आर्काइव ने इस फिल्म को 1996 में प्रिजर्व किया। अगर इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो यह यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप उसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। तीन कन्या के लगभग 55 साल बाद 2016 में फिर से इसी कहानी को सृजन प्रधान ने बांग्ला में एक शॉर्ट फिल्म के रूप में बनाया। मानवीय पहलू और भावनाओं को दर्शाती यह कहानी है तो दुखद, लेकिन उस दुख में भी इंसानी जीजीविषा को दिखाती है। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन कहानी, पोस्ट मास्टर। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। नौकरी में लगते ही पोस्ट मास्टर को ओलापुर गांव में आना पड़ा। गांव बहुत मामूली है। नज़दीक में एक नील की कोठी है। नील की कोठी के साहब ने बड़ी कोशिश से यहाँ नया पोस्ट ऑफिस कायम कराया है। हमारे यह पोस्ट मास्टर कलकत्ता के रहने वाले हैं। पानी की मछली को किनारे पर डाल देने से उसकी जैसी दशा हो जाती है, इस वज्र देहात में आकर पोस्ट मास्टर की भी वही दशा हुई। एक अंधियारे अटचाला में उनका दफ्तर है, जिसके पास ही एक सहला भर तालाब है और उसके चारों ओर जंगल है। अटछाला 8 छप्परों से बना एक ग्राम्य भवन होता है। कोठी में गुमाश्ता आदि जो कर्मचारी हैं, उन्हें किसी से मिलने जुलने की फुर्सत ही नहीं है और वे किसी शरीफ आदमी से मिलने के काबिल भी नहीं हैं। खास तौर से कलकत्ता के लड़के मिलनसार भी नहीं होते। किसी अपरिचित स्थान में आकर या तो वे अक्खड़ बन जाते हैं या बिल्कुल सुस्त और लजीले। इसी वजह से स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल नहीं हो पाता। इधर हाथ में कामकाज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। कभी कभी दो एक कविताएं लिखने की वे कोशिश करते हैं। इन कविताओं में वे ऐसा भाव व्यक्त करते हैं मानो दिन भर तरु पल्लव का कंपन और आकाश का मेघ देखकर ही जीवन बड़े सुख से बीता जा रहा हो। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर अलिफ लैला का कोई देव आकर इन शाखा पल्लवों के साथ सारे पेड़ों को काटकर पक्की सड़क बना देता और बड़ी बड़ी इमारतें आकाश के मेघों को आंखों से ओट कर रख देता, तो इस अधमरे भले आदमी के लड़के को फिर से नवजीवन मिल जाता। पोस्ट मास्टर की तनख्वाह बहुत कम है। खुद खाना पकाकर खाना पड़ता है और गांव की पितृ मातृहीन अनाथ लड़की उनका काम काज कर देती है और इसके बदले उसे 2 जून कुछ खाने को मिल जाता है। लड़की का नाम है रतन। उम्र 12-13 साल की। ब्याह की कोई विशेष संभावना दिखाई नहीं पड़ती। शाम को जब गांव की गौशालाओं से घना धुआं कुंडली बनाकर ऊपर उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलने लगते। दूर में गांव के नशेबाज गवैयों की टोली मृदंग करताल बजाकर ऊंची आवाज में गाना शुरू कर देती। जब अंधेरे चबूतरे पर बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखते हुए कवि के हृदय में भी धड़कन होने लगती, तब घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाकर पोस्ट मास्टर पुकारते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इसी पुकार का इंतजार किया करती थी, लेकिन एक ही पुकार पर भीतर न आती। कहती, क्या है बाबू, काहे बुलाते हो? क्या कर रही है तू?
अभी चूल्हा सुलगाने जाना है चौके में। चौके का काम बाद में होता रहेगा। जा, जरा तंबाकू तो बना ला। थोड़ी ही देर में दोनों गाल फुलाए चिलम पर फूंकती हुई रतन अंदर आती। उसके हाथ से चिलम लेकर पोस्टमास्टर झट पूछ बैठते, क्यों रतन, तुझे अपनी माँ याद आती है? वह बड़ा लंबा किस्सा है। कुछ याद है तो कुछ याद नहीं है। माँ से ज्यादा उसका बाप उसे प्यार करता था। बाप की याद थोड़ी थोड़ी आती है। मेहनत मजदूरी कर शाम को बाप घर लौट आता था। उन्हीं में दो एक संध्याएं उसके मन पर चित्र की नाई स्पष्ट अंकित हैं। यही बातें करते करते रतन पोस्ट मास्टर के पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती। उसे याद आती उसका एक छोटा भाई था। बहुत दिन पहले बरसात के एक दिन गढ़ैया के किनारे दोनों भाई बहन मिलकर एक पेड़ की डाली को बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली शिकार करने का खेल खेले थे। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं से अधिक यही बात उसे ज्यादा याद आती थी। इसी तरह बातचीत करते करते कभी कभी बहुत रात हो जाती और मारे आलस के पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी भाजी तरकारी बची रहती और चूल्हा सुलगा कर रतन दो चार रोटियां सेक लाती और उसी से दोनों का रात का खाना हो जाता। किसी किसी दिन उस अठ पहलू झोपड़ी के कोने में दफ्तर के लकड़ी के बने तख्त पर बैठकर पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात छेड़ देते। छोटे भाई, माँ और दीदी की बातें, और परदेश में अकेले घर में बैठे बैठे जिनके लिए हृदय व्यथित हो उठता उनकी बातें करने लगते। ये बातें हर घड़ी मन में उमड़ती घुमड़ती रहती थीं, पर नील कोठी के गुमाश्तों से नहीं कही जा सकती। वे ही बातें वह एक अनपढ़ छोटी लड़की से कहते चले जाते। उन्हें यह कतई असंगत न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि वह लड़की बातचीत के दौरान में उनके घर के लोगों को माँ, दीदी या दादा कहकर जिक्र करने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे से हृदय पट पर उनके काल्पनिक चित्र भी बना लिए। एक दिन बरसात के बादलों से मुक्त दोपहर को कुछ गर्मी लिए सुख देने वाली हवा चल रही थी। भीगी घास और पेड़ पौधों से धूप पड़ने के कारण एक तरह की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो थकी हुई धरती की गर्म सांस शरीर पर पड़ रही हो और न जाने कहाँ का एक जिद्दी पंछी इस भरी दोपहरी में प्रकृति के दरबार में अपनी सारी एक रस शिकायतें बार बार बड़े ही करुण स्वर में दोहराता जा रहा था। पोस्टमास्टर के पास कोई काम न था। उस दिन वर्षा से धुले नर्म चिकने पत्तों वाले पेड़ पौधों की हिलोरें और पराजित वर्षा की धूप से उजियाले खंडहर जैसे बादलों के स्तूप वास्तव में देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर यही देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश इस समय अपने पास कोई सगा अपना होता। हृदय से बिल्कुल सटी हुई स्नेह भरी कोई मानव मूर्ति होती। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि वह पंछी बार बार इसी बात को दोहरा रहा है और पेड़ों की छाह में डूबी सुनसान दोपहरी की इस पल्लव मरमर ध्वनि का भी अर्थ कुछ कुछ वैसा ही है। कोई विश्वास नहीं करता और जान भी नहीं पाता, लेकिन इस छोटे से गांव के मामूली तनख्वाह पाने वाले सब पोस्टमास्टर के मन में ऐसे ही भावों का उदय होना असंभव नहीं है। पोस्टमास्टर ने एक लंबी सांस लेकर पुकारा, रतन। रतन उस समय अमरूद के नीचे आराम से बैठी एक कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज सुनकर फौरन दौड़ती हुई आई और हाँफती हुई बोली, दादा, मुझे बुला रहे हो? पोस्टमास्टर ने कहा, तुझे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिखाऊंगा, कहकर सारी दोपहर छोटा बड़ा आ सिखाते रहे और इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे संयुक्ताक्षर तक पढ़ा दिया। सावन में वर्षा का कोई अंत नहीं। ताल तलैया नदी नाले सब पानी से लबालब भर गए थे। दिन रात मेंढकों की टर टर और वर्षा की झम झम गूंजती रहती थी। गांव के रास्तों पर चलना फिरना बंद हो गया था। नाव पर बैठकर हाट जाना पड़ता था। एक दिन सवेरे खूब बादल छाए हुए थे। पोस्टमास्टर की छात्रा
बहुत देर से दरवाजे के पास प्रतीक्षा में बैठी थी, किंतु दूसरे दिनों की तरह नियमित पुकार जब बहुत देर तक नहीं सुन पड़ी, तो वह अंत में खुद ही अपनी पोथी और बस्ता लिए कमरे में अंदर पहुंची। देखा, पोस्ट मास्टर अपनी चारपाई पर पड़े हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, उसने चुपके से बाहर निकल जाना चाहा। सहसा उसे सुनाई पड़ा, रतन। झट पलटकर वह बोली, दादा, तुम सो रहे थे ना? पोस्टमास्टर ने करुण स्वर में कहा, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। देख तो जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर। ऐसे निपट निस्संग प्रवास में, घोर वर्षा में बीमार देह जरा सेवा पाने की इच्छा करती है। गर्म माथे पर चूड़ियों वाले नर्म हाथों का स्पर्श याद आ जाता है। इस घोर प्रदेश में बीमारी के कष्ट से पीड़ित हो, ऐसा सोचने का जी करता है कि बगल में स्नेहमयी नारी के रूप में माँ या दीदी बैठी हो, और यहाँ इस परदेशी की अभिलाषा व्यर्थ न गई। बालिका रतन अब बालिका न रही। उसी क्षण उसने जननी का स्थान ले लिया। वैद्य बुला लाई, वक्त पर दवा की टिकिया खिला दी। रात भर सिरहाने बैठी जागती रही। खुद ही जाकर पथ्य बना लाई और 100 बार पूछती रही, क्यों दादा, कुछ आराम मालूम पड़ता है? बहुत दिनों के बाद पोस्टमास्टर कमजोर शरीर लेकर रोगशैया से उठे। उन्होंने मन ही मन इरादा कर लिया कि बस अब और नहीं, यहाँ से किसी भी तरह तबादला करना ही है। इस जगह की अस्वास्थ्यकर आबो हवा का उल्लेख कर फौरन उन्होंने कलकत्ता के अधिकारियों के पास अर्जी भेज दी। तीमारदारी से छुट्टी पाकर रतन दरवाजे के बाहर फिर अपनी जगह जा बैठी, लेकिन पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं हुई। बीच बीच में वह झांक कर देखती कि पोस्टमास्टर अनमने से तख्त पर बैठे हैं या चारपाई पर लेटे हुए हैं। रतन जब बुलाहट की प्रतीक्षा में बाहर बैठी रहती थी, तब वे बेचैनी से अपनी दरख्वास्त के जवाब की प्रतीक्षा करते रहते। बालिका दरवाजे के पास बैठी अपना पुराना पाठ 1000 बार पढ़ती रही। उसे डर था कि जिस दिन अचानक उसकी बुलाहट होगी, उस रोज कहीं उसके संयुक्ताक्षरों का पाठ वह भूल गई तो। अंत में हफ्ते भर के बाद एक दिन शाम को पुकार हुई। व्याकुल हृदय लिए रतन भीतर गई और बोली, दादा, मुझे बुला रहे थे? पोस्टमास्टर बोले, रतन, मैं कल ही जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो दादा? घर जा रहा हूँ। फिर कब आओगे? अब फिर नहीं आऊँगा। रतन ने फिर कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने खुद ही उससे कहा कि उन्होंने बदली के लिए अर्जी दी थी, वह अर्जी मंजूर नहीं हुई, इसलिए वे नौकरी से इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक कोई कुछ भी न बोला। दिया टिमटिमाता रहा और एक जगह मढ़ैया की पुरानी छाजन से चूकर एक मिट्टी के सकोरे में टप टप बारिश का पानी टपकता रहा। कुछ देर बाद रतन धीरे से उठकर रसोई में रोटी सेंकने चली गई। दूसरे दिनों की तरह उसमें फुर्ती न थी। शायद बीच बीच में बहुत सी चिंताएं उसे आ घेरती थीं। पोस्टमास्टर का भोजन समाप्त होने पर बालिका यकायक पूछ बैठी, दादा, मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, सो कैसे हो सकता है? किन किन कारणों से वे उसे नहीं ले जा सकते, यह खोलकर बालिका को बताने की जरूरत उन्होंने न समझी। रात भर जागते हुए या सपने में बालिका के कानों में पोस्टमास्टर की वह हंसी गूंजती रही। सो कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने का पानी तैयार है। कलकत्ता की आदत के अनुसार वे बाल्टी में भरे हुए पानी से नहाते थे। कब किस वक्त वे जाएंगे, यह बात वह बालिका किसी कारण न पूछ सकी थी। इसीलिए कहीं भोर सवेरे ही जरूरत न पड़ जाए, यह सोचकर रतन रात रहते ही नदी से पानी भर ले आई थी। स्नान के बाद रतन की पुकार हुई। रतन चुपचाप घर के भीतर गई और आज्ञा की प्रतीक्षा में उसने एक बार मालिक के मुंह की ओर खामोश होकर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह पर जो बाबू आएंगे उन्हें मैं बता जाऊंगा कि वे तुझे मेरी ही तरह जतन से रखेंगे। मैं जा रहा हूं, इसीलिए फिक्र मत कर।
इसमें संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेह भरे और करुण हृदय से निकली थी। लेकिन नारी हृदय को कौन समझ सकता है? रतन ने बहुत दिन तक मालिक की बहुत डांट फटकार सही है, लेकिन ये कोमल बातें उससे नहीं सही गई। सहसा वह फफक फफक कर रोने लगी। बोली, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा आचरण कभी नहीं देखा था, इसीलिए विस्मित रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसे सब बातें समझाकर पुराने पोस्टमास्टर चलने की तैयारी करने लगे। जाते वक्त रतन को बुलाकर कहा, रतन, मैं तुझे कभी कुछ दे नहीं सका हूँ। आज जाते वक्त तुझे कुछ दिए जा रहा हूँ। इससे तेरे कुछ दिनों का काम चल जाएगा। अपनी राह खर्च के लिए कुछ रुपए निकाल कर, तनख्वाह के जितने रुपए थे जेब से सब निकाल कर वे उसे देने लगे। रतन धूल में लौट पड़ी और उनके पैर पकड़कर बोली, दादा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कुछ सोच करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह वहां से दौड़कर भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर ने एक गहरी सांस ली। फिर कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छतरी रखे, मजदूर के सिर पर नीले और सफेद रंग से चित्रित टीन का बक्सा रखवाकर वे धीरे धीरे घाट की ओर चल दिए। जब वे नाव पर सवार हुए और नाव छूट गई, वर्षा से फैली हुई नदी धरती के आवेश से निकले आंसुओं की नाई चारों ओर झिलमिलाने लगी, तब हृदय में वे एक गहरी टीस का अनुभव करने लगे। एक मामूली गंवई लड़की का करुण मुखड़ा मानो एक विश्वव्यापी वृहद अव्यक्त मर्म व्यथा बनकर उनके हृदय को व्यथित करने लगा। एक बार बड़ी इच्छा हुई कि लौट जाऊं, संसार की गोद से छिटकी हुई उस अनाथ बालिका को साथ लेता हूं। लेकिन तब तक बादवान में हवा भर चुकी थी। वर्षा का प्रवाह वेग से बह रहा था। गांव पार कर नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था और वर्षा प्रवाह पर बहते हुए पथिक के उदास हृदय में इस सत्य का उदय हो रहा था, जीवन में ऐसी बिछुड़ने कितनी ही और आएंगी, कितनी ही मौतें आती रहेंगी। इसीलिए लौटने से क्या फायदा, दुनिया में कौन किसका है। किंतु रतन के मन में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस गृह के चारों ओर केवल आंसू ढरकाती चक्कर लगा रही थी। शायद उसके मन में क्षीण आशा जाग रही थी कि दादा शायद लौट आवें, और इस बंधन में फंसी वह किसी तरह कहीं दूर नहीं जा सकती थी। हाय रे बुद्धि शून्य मानव हृदय, भ्रांति किसी तरह से भी मिटती नहीं। युक्ति शास्त्र का विधान बहुत देर से मन में बैठता है। प्रबल प्रमाण का भी अविश्वास कर झूठी आशा को दोनों बाहों में लपेटकर अपनी छाती से चिपकाए रखा जाए तो वह अंत में एक दिन सारी नाड़ियों को काटकर हृदय का खून चूसकर भाग जाती है, और तभी चेतना आती है। चेतना आने के बाद भी दूसरे भ्रांति जाल में फंसने के लिए उसका चित्त व्याकुल होता रहता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।